गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाकाल ग्रुप ऑफ नर्सिंग चैनल के अंदर आप लोगों का स्वागत है। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वाइटल साइन। वाइटल साइन बॉडी के इंडिकेटर्स होते हैं और कार्डिनल साइन भी इनको बोलते हैं। इनके द्वारा हम अपनी बॉडी के हेल्दी और अनहेल्दी होने का पता लगाते हैं। ठीक है, और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अपन सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाइटल साइन, जिसके अंदर सबसे पहला आता है अपना वाइटल साइन को असेसमेंट करने के लिए टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, दीज आर कॉल्ड द वाइटल साइंस। अंडरस्टैंड? तो इनको सबसे पहले डिस्क्राइब द प्रोसीजर्स यूज टू असेस द वाइटल साइंस। तो इसके अंदर अपन एक प्रोसीजर्स को भी असेस करेंगे जो कि वाइटल साइंस को यूज करने के लिए असेस कैसे किया जाता है वाइटल साइंस को। दूसरा, आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस ईच वाइटल साइन। कुछ फैक्टर्स के बारे में भी जानेंगे जो कि वाइटल साइन को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई इक्विपमेंट्स रूटीनली यूज टू असेस द वाइटल साइन, कि वाइटल साइंस जो मेजर करने के लिए जो जो इक्विपमेंट्स अपन को यूज होते हैं वो उनके बारे में भी अपन जानेंगे, जैसे कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ये सब आपको क्या बताएं वाइटल साइन। तो इनको असेसमेंट के लिए कुछ इक्विपमेंट्स की नीड होती है, वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई रीजनल्स फॉर यूजिंग डिफरेंट रूट्स फॉर असेसिंग टेम्परेचर। और डिफरेंट रूट्स होते हैं टेम्परेचर असेसमेंट के, उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे और उनके साथ में क्या रीजनल होता है कि कौन सा रूट सेफ होता है, किस रूट से क्या नुकसान होता है, वो सब हम यहाँ पे पता करेंगे। डॉक्यूमेंट द वाइटल साइंस, और वाइटल साइन को किस तरह से डॉक्यूमेंट किया जाता है ये सब अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन वाइटल साइन के बारे में जानेंगे। तो वाइटल साइन आर द बॉडी फिजियोलॉजिकल स्टेटस को बताते हैं कि बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स, जैसे कि लीवर, किडनी, हार्ट, इन सबको अपन एक वाइटल ऑर्गन बोलते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं और इनका क्या मतलब, इनके अंदर जब चेंजेस होते हैं तो क्या होता है। तो बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, स्टेटस है, उसका पता लगाने के लिए कि अंदर से सही चीजें ये काम कर रही है कि नहीं, ह्यूमोस्टैटिक बैलेंस अपना है कि नहीं है अपने शरीर में, तो उसका पता लगाने के लिए अपने टेम्परेचर, पल्स, पीपी, रेस्पिरेशन सबसे पहले मेजर करते हैं। समझ गए? तो इनको अपन कार्डिनल साइन भी बोलते हैं। कौन से साइन बोलते हैं? कार्डिनल साइन। और ये लाइफ के इंडिकेटर्स होता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि वाइटल साइन के पर्पजेस क्या होते हैं। तो बेसलाइन डाटा को कलेक्ट किया जाता है इसके द्वारा पेशेंट की कंडीशन के बारे, और वो किसके लिए? डायग्नोस्टिक पर्पज और थेरेपेटिक पर्पज। कि पेशेंट का डायग्नोस्टिक पर्पज, जैसे मान लो वो हम आपको एबनॉर्मल और नॉर्मल सिचुएशंस का पता लगाने के लिए पहले बताया, तो डायग्नोस्टिक पर्पज कि पेशेंट को बीपी तो नहीं है, पल्स रेट हाई है तो उसको टेकिकार्डिया, बी और भी बहुत सारी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करें कि अगर वो बढ़ता है, अगर पल्स बढ़ता है तो क्या बोलेंगे? उसको टेकिकार्डिया बोलेंगे। टेकिकार्डिया क्यों होता है? तो डिजीज के डायग्नोस्टिक प्रोसेस के लिए भी ये हेल्पफुल है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इक्विपमेंट्स की। तो कुछ इक्विपमेंट्स इसमें नीड होती है, जैसे सबसे पहले वाइटल साइन ट्रे होता है, स्टेथोस्कोप होता है, स्पेगनोमेनोमीटर होता है, थर्मोमीटर होता है। ये जितने भी इक्विपमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो वाइटल साइन अपन पढ़ेंगे, टेम्परेचर, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन, उन सब के ही यही इक्विपमेंट्स हैं जो कि एक ही स्लाइड में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं कि थर्मामीटर है, सेकंड हैंड वॉच है, रेड एंड ब्लू पेन है, पेंसिल है, वाइटल साइन शीट है, कॉटन स्वाब है, डिस्पोजेबल ग्लव्स है, और डर्टी रिसीवर, किडनी डिश या कोई भी पेपर बॉक्स होता है, पेपर बॉक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि स्वाब वगैरह अपन डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब टू असेस द वाइटल साइन, कि कब कब अपन को वाइटल साइन असेसमेंट की नीड पड़ती है। तो सबसे पहले जो नीड होती है वो होती है ऑन एडमिशन, जब पेशेंट अपने पास में आता है तो उसका क्या बेसलाइन डाटा है उसको कलेक्ट करने के लिए अपन को ये असेसमेंट किया जाता है। सेकंड, व्हेन ए क्लाइंट हैज अ चेंज इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ रिपोर्ट सिस्टम, जैसे चेस्ट पेन हो रहा है, उसको पेंटिंग हो रहा है, तो इस टाइम पे भी अपन इसको वाइटल साइन को असेसमेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू ए नर्सिंग और मेडिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको असेसमेंट करते हैं। उसके अलावा बिफोर एंड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सर्टेन मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन की वजह से वाइटल साइन चेंजेज होते हैं, तो अब भी अपन उनको असेसमेंट करते हैं कि कई बार रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, और उसके अकॉर्डिंग उसको अपन चेक करते हैं।
दूसरा बिफोर द सर्जरी और आफ्टर द सर्जरी, प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव या कोई भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर या इन्वेस्टिव अपन प्रोसीजर कर रहे हैं तब भी अपन वाइटल साइन का असेसमेंट करते हैं, पहले भी करते हैं और आफ्टर भी करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर एनी नर्सिंग इंटरवेंशन दैट कुड अफेक्ट द वाइटल साइन, एग्जांपल जैसे कि अपन पेशेंट को चला रहे हैं, एम्बुलेशन का मतलब होता है चलाना, या उस तरह से मतलब मूविंग कर रहे हैं या फिर उसको क्रच के सहारे या किसी तरह से कोई डेमो दे रहे, तो उस टाइम पे भी अपन सबसे पहले उसका क्या करते हैं, वाइटल साइन असेसमेंट करते हैं पहले और बाद में, ताकि पेशेंट का कंडीशन का पता चल सके कि कब उसमें चेंज हुआ कब नहीं हुआ। और हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग आवरली, सेकंड आवरली, थर्ड आवरली, जैसे भी होता है उसके अकॉर्डिंग अपन उसको असेसमेंट करते हैं। तो दीज आर द टाइम्स ऑफ द असेस द वाइटल साइन। और अब सबसे पहले अपन पहला वाइटल साइन डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, कि बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी क्या कहलाता है, टेम्परेचर। तो बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर एक स्टेबल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको अपन नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, इसी को अगर सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये क्या होता है कि बॉडी के अंदर हीट लॉस भी होता है, हीट प्रोडक्शन भी होता है, उस सबको मेंटेन किया होता है। तो उसके बाद में जो अपना बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है। अब बॉडी के अंदर हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन, ये दोनों चीजें होती हैं, अपनी कोई भी क्रियाएं जब अंदर होती हैं उसके द्वारा ये इफेक्ट होते हैं। जब इनका लेवल बढ़ता है तो वो होता है हाइपरथर्मिया या फीवर, जिसको अपन बोलते हैं, पर पायरेक्सिया भी बोलते हैं उसको। जब टेम्परेचर लेवल बढ़ जाता है तो उसको पायरेक्सिया भी बोलते हैं, जिसको अपन फीवर के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। अगर कम होता है तो वो हाइपोथर्मिया। तो वो सब डिपेंड करता है हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन अपनी बॉडी के अंदर कैसे हो रहा है। समझ में आया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि टेम्परेचर कितने टाइप का होता है। तो टेम्परेचर दो टाइप का होता है, एक होता है कोर टेम्परेचर और दूसरा होता है सरफेस टेम्परेचर। सेकंड कौन सा बताया आपको, सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर। तो अब कोर टेम्परेचर कौन सा होता है, कोर टेम्परेचर वो होता है जो इंटरनल ऑर्गन्स का होता है, अपनी बॉडी की जो इंटरनल कैविटीज होती हैं उन सब का जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहता है, मोस्ट ऑफ टाइम 36.5 to 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो रेंज में रहता है। और डीप टिश्यूज ऑफ द बॉडी का भी बोल सकते हैं इसको, और ये कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट इसके बाद में अपन बात करते हैं सरफेस की, सरफेस टेम्परेचर। तो सरफेस टेम्परेचर होता है वो स्किन के ऊपर का होता है, जो एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, स्किन टेम्परेचर होता है। और सपोर्टेंट टिश्यू और फैट सेल्स के अंदर, एंड इट्स राइज एंड फॉल इन रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के रेस्पॉन्स से ये राइज भी होता है और फॉल भी होता है, समझ गए। और ये 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरी करता है, और इसको इंटरनल फिजियोलॉजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर की, बॉडी टेम्परेचर का अल्ट्रेशन। तो वो मैंने आपको बताया कि बॉडी टेम्परेचर जब नॉर्मल कांस्टेंट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर उससे बढ़ता है तो वो कहलाता है हाइपरथर्मिया या और पायरेक्सिया उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एबनॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, उसको अपन बोलते हैं फीवर। ठीक है, जिसके अंदर टेम्परेचर बढ़ा रहता है। और अगर हाइपोथर्मिया होता है तो उसमें लो टेम्परेचर होता है। तो पायरेक्सिया क्या होता है, पायरेक्सिया या फीवर जो अपन बोलते हैं वो होता है कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर राइज होता है तो वो पायरेक्सिया कहलाता है। और अगर 100.4 से 100.5.8 डिग्री फॉरेनहाइट अगर होता है टेम्परेचर, इस बीच में कितना भी रहेगा पेशेंट का, तो जैसे 100 डिग्री है और 100.4 डिग्री है तो 100 डिग्री है तो भी वो फीवर में ही काउंट किया जाएगा कि पेशेंट कौन सी कंडीशन से सफर्ड है, पायरेक्सिया अपन उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं। हाइपर पायरेक्सिया की बात करें तो उसकी रेंज होती है कि 41 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि 41 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर होता है तो वो वेरी हाई डिग्री होता है और उसको हाइपर पायरेक्सिया बोला जाता है, और वो लीड टू डेथ, मतलब उससे मृत्यु भी हो सकती है आदमी की। हाइपोथर्मिया की बात करें तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी इसकी वजह से भी पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ध्यान रखें कि हाई तो कब 38 टू 41 डिग्री सेंटीग्रेड, और लो कब 34 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ गए। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ फीवर की, कि ये फीवर क्या होता है कि जब अपन को टेम्परेचर बढ़ता है तो ये
कई तरीकों से बढ़ता है, तो उसको अपन बोलते हैं फीवर की कंडीशन। तो उसके टाइप्स को डिसाइड किया गया, जैसे इंटरमिटेंट फीवर, रेमिटेंट फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, कांस्टेंट फीवर, राइगर फीवर होता है, और भी बहुत सारे इसके टाइप हैं। इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके बाद में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे राइगर होता है, हेक्टिक होता है, ठीक है, और इसके बाद में जैसे इंटरमिटेंट, रेमिटेंट, रिलैप्सिंग, कांस्टेंट, तो इन सब का एक स्टेज भी होता है। कांस्टेंट फीवर भी हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या है कि इनके फीवर के बढ़ने और घटने के तरीके पे डिपेंड होता है। जैसे कि कभी सुबह बढ़ जाता है, शाम को कम हो जाता है, तो उन्हीं के बेस पे इसको ये नाम दिए गए हैं। जैसे इंटरमिटेंट फीवर की बात करें तो रेगुलर इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड्स ऑफ द फीवर एंड पीरियड्स ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल और एबनॉर्मल में मतलब कि डिफरेंस वो करता रहता है, कभी नॉर्मल कभी वो एबनॉर्मल, तो वो इंटरमिटेंट फीवर हो जाता है। और अगर मान लो 24 घंटे के अंदर अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड का फ्लक्चुएशन रहता है तो वो कहलाता है रेमिटेंट फीवर। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अगर ऐसा आता है 1 से 2 दिन में शॉर्ट फेब्राइल पीरियड रहता है और वो नॉर्मल हो जाता है तो वो रिलैक्सिंग फीवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में कांस्टेंट की मिनिमल फ्लक्चुएट होता है, और एक नॉर्मल जैसे कि 102 डिग्री 100 डिग्री तो एक ही जगह रहता है, तो कांस्टेंट फीवर कहलाता है। फीवर कप कपी दे के आता है तो राइगर एक्टिव फीवर होता है, मलेरिया की कंडीशन में ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट और भी बहुत सारे टाइप्स हैं इसके। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू नेम वो एक्सप्लेन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कुछ बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट भी करते हैं, कुछ मतलब फैक्टर्स होते हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर को कम और ज़्यादा करते रहते हैं। जैसे एज, उम्र के अनुसार भी बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है। दूसरा डायूरेनल वेरिएशन, डायूरेनल वेरिएशन और आपकी सर्केडियन रिदम, मतलब कि आपका सोने का पैटर्न, ये सब चीज़ें हैं, आपके काम का पैटर्न, ये सब भी डिफरेंस करता है। एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो भी टेम्परेचर राइज और फॉल होता है। ठीक है, हॉर्मोन्स के अकॉर्डिंग, स्ट्रेस और एनवायरनमेंट, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि बॉडी टेम्परेचर इफेक्ट होता है। तो इनकी वजह से भी बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है। समझ गए? नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइट्स ऑफ द टेम्परेचर मेजरमेंट। तो साइट्स की 4 होती हैं, जिसके अंदर पहला आता है ओरल, दूसरा रेक्टल, तीसरा एक्सिलरी और चौथा टेम्पेनी। ठीक है, मोस्ट ऑफ जो कॉमन यूज किया जाता है वो ओरली और एक्सिलरी किया जाता है और रेक्टली किया जाता है। ये 3 अपन मोस्ट ऑफ काम में लेते हैं जहाँ पे इजीली परफॉर्म किया जाता है। लेकिन इन सब में भी एक रिलायबल मेथड होता है, उसको अपन रेक्टल मेथड बोलते हैं, जिसके अंदर की एक रिलायबल मेथड के रूप में माना जाता है इसको। और ऑरल टेम्परेचर कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए ये अपन अभी डिस्कस करेंगे। और थर्मामीटर जो होता है, ये ग्लास थर्मामीटर है जो कि यूज किया जाता है मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। इसके अलावा आजकल डिजिटल थर्मामीटर का भी यूज किया जाता है। तो डिजिटल थर्मामीटर के अंदर तो नंबर मार्किंग आता है, जैसे 97.2 डिग्री, तो उसको सिंपली अपने एक्जिला या ओरल में कैविटी के अंदर रखा जाता है, उसके बाद में उसको मेजर किया जाता है, ऑटोमेटिक वो बीप की आवाज करता है तो वो पता चल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे ओरल टेम्परेचर की। तो ओरल टेम्परेचर को इजी टू एक्सेस कर सकते हैं अपन। ठीक है, और इसको ओरल टेम्परेचर की बात करें तो ये कैसे लिया जाता है, थर्मोमीटर को अंडर द टंग रखा जाता है। कहाँ पे रहता है? अंडर द टंग रखा जाता है। कितनी देर के लिए? 3 से 5 मिनट तक रख सकते हैं इसको। ठीक है, और कॉमन साइट होता है मोस्टली। और इसको इनकन्वीनियंट बोला जाता है कि अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट होता है तो उसके मुंह में ये कभी नहीं रखते हैं, बिकॉज कि वो पेशेंट का मुंह सही ढंग से क्लोज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एयर एंट्री हो जाती है, फॉल्स रीडिंग आती है। दूसरा, बच्चे इसको चबा सकते हैं, इसलिए बच्चों के भी कम यूज किया जाता है, इन्फेंट्स में भी। और पेशेंट विद द अल्सर और सोर थ्रोट ऑफ द माउथ, अगर किसी को पेशेंट को अल्सर है या सोर है माउथ के अंदर तो भी ये नहीं यूज करते हैं ये वाला मेथड। और बार बार अगर कफिंग हो रहा है तो भी ये ओरल टेम्परेचर का मेथड यूज नहीं करते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज होते हैं कि इजीली एक्सेस हो जाता है, पेशेंट कंफर्ट फील करता है, उसके सामने होता है। दूसरा होता है इनके ये होता है कि कभी कभी जैसे मान लो अपन ने कोई ड्रिंक किया है या अपन ने कोई कोल्ड ड्रिंक पी है, ठंडा पानी किया है, स्मोक किया है, सिगरेट वगैरह अगर कुछ पिया है तो भी अपन को कम से कम 10 से 15 मिनट इसको वेट करना है, उसके बाद में ही टेम्परेचर लें, वरना तो ये फॉल्स रीडिंग आने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी अगर अपन ने कुछ खाया पिया है तो उसके 10-15 मिनट बाद में ही अपन चेक करना चाहिए अपन को। नेक्स्ट होता है कॉन्ट्राइंडिकेशंस में। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में जो मैंने आपको पहले बताया कि पेशेंट बच्चों में नहीं लगाते हैं,
कुछ एपिलेप्टिक या किस तरह के मेंटली डिसऑर्डर पेशेंट है तो भी नहीं लगाते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर भी नहीं लगाते हैं। क्राइन ट्रेसिंग ऑक्सीजन किसी ने अगर कोई ले रहा है तो भी नहीं लगाएंगे। परसिस्टेंट कफ भी होता है, अनकोऑपरेटिव होता है तो भी टूटने के डर रहते हैं, और सर्जरी ऑफ द माउथ और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो भी ये यूज नहीं करते हैं। तो वही है कि अगर कोई भी ओरल सर्जरी होगा तो इसको यूज नहीं करेंगे। और अगर हैज नेजल और गैस्ट्रिक ट्यूब अगर पेशेंट को प्लेस है तो भी ये मेथड रिलायबल नहीं होता है। समझ में आया? नेक्स्ट अपन बात करेंगे रेक्टल थर्मामीटर की। रेक्टल टेम्परेचर की बात करेंगे तो रेक्टल टेम्परेचर अपन मेजर करते हैं कि थर्मामीटर को एनएस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। एनएस के अंदर इंसर्ट करने के बाद में, और ये एक रिलायबल मेजरमेंट मेथड होता है, ठीक है। और इसको थर्मामीटर को होल्ड किया जाता है 3 to 5 मिनट्स के अंदर, ठीक है। और ये एक्यूरेट और मोस्ट रिलायबल होता है। और इसमें और ओरल में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस आता है, मतलब कि ये एक डिग्री फ़ारेनहाइट या ज़्यादा आता है, और 0.65 या 0.5 मतलब कि डिग्री सेंटीग्रेड ये है ज़्यादा आता है। समझ गए? नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर ये कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ कहाँ होता है, तो इसमें आता है कि रेक्टल सर्जरीज अगर हो, फीकल इम्पेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि स्टूल ओवरलोडेड हो, पेशेंट मतलब स्टूल पास नहीं किया हो तो फीकल वहाँ पे हो तो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। रेक्टल इन्फेक्शन हो कोई भी, और न्यूबॉर्न इन्फेंट्स के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट बात करें एक्सिलरी टेम्परेचर की, तो एक्सिलरी टेम्परेचर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सेफ होता है और ये नॉन इन्वेसिव होता है। इसमें आपको किसी भी कैविटी के अंदर कोई थर्मामीटर रखने की जरूरत नहीं, सिंपली एक्जिला के अंदर आप प्रेस कर देंगे और ये अपना टेम्परेचर बता देगा। और इन्फेंट और चिल्ड्रंस के अंदर ये मोस्टली काम में लिया जाता है, और इसको 5 से 10 मिनट के तक रखने का इसका प्रोटोकॉल है, बट मोस्ट ऑफ अपन 3 to 5 मिनट्स में ये आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करें तो ये लीस्ट एक्यूरेट और लीस्ट रिलायबल होता है, बस एक अप्रोक्स रीडिंग देता है, ठीक है। और इसको करने से पहले थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह भी अगर कर लें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि फॉल्स रीडिंग नहीं आएगी। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं टिम्पेनिक टेम्परेचर। टिम्पेनिक टेम्परेचर ये कैविटी का होता है, कान के अंदर से लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक अलग से थर्मामीटर आता है जो कान के पास में रखा जाता है, वो मैं अभी आपको पिक दिखाऊंगा उसका। तो जब वो रखने पे बाद में जैसे पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं, बच्चे अनकॉन्शियस होते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर ये थोड़ा सा रेडली असेस मतलब कि आराम से असेस किया जा सकता है और एक्यूरेट भी आता है थोड़ा सा, इसलिए इसको किया जाता है। नेक्स्ट इसकी बात करें, अगर मान लो कोई वैक्स वगैरह हो रहेगा वहाँ पे तो भी वो फॉल्स रीडिंग आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये होता है टिम्पेनिक टेम्परेचर नोट करने का तरीका। टिम्पेनिक इस तरह का थर्मामीटर यूज किया जाता है डिजिटल टाइप से, और वो अंदर कैविटी के अंदर इंसर्ट करके और किया जाता है। अब नॉर्मल रीडिंग्स की बात करें तो ओरल का होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और माउथ इसकी साइट होती है। वैसे ही टेम्पेनिक का 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कि इससे एक ज़्यादा आता है। टेक्टल में भी एक ज़्यादा आएगा, इंटरनल कैविटीज का एक ज़्यादा ही आता है, और एक्सिलरी के अंदर एक कम आता है। ड्यू टू मॉइस्चर वहाँ की फास्ट रीडिंग आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एक्सिलरी में। अब अपन बात करते हैं पल्स के बारे में। तो टेम्परेचर आपने समझा, अब अपन बात करेंगे पल्स के बारे में। तो पल्स क्या होती है? तो पल्स की बात करें तो वेव ऑफ द ब्लड क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो अपना हार्ट है इसको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ पे क्या होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। और यहाँ की बात करें तो एरोटा होता है और वीनस होता है। यहाँ से होता है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ये ब्लड आता है बॉडी का, यहाँ पे आता है, यहाँ से इसमें जाता है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर वापस राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ये इजेकुलेशन, और मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ये इजेक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो वेव ऑफ द ब्लड बनती है वो कहलाती है पल्स। और ये शो कहाँ होती है? जहाँ पे भी बोन के पास में स्पेस होगा वहीं पे ये शो हो जाएगी। तो इसके कुछ साइट्स भी हैं, 8-10 साइट हैं जहाँ पे अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे अभी। और इस रिफ्लेक्ट्स द हार्ट बीट। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि जो राइट एट्रियम में सबसे पहले जो ब्लड आता है वो जितना अमाउंट आता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। कि जो जितना पुश आउट एक बार में जितना मतलब पुश आउट करेगा वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाएगा।
नेक्स्ट अपन बात करें तो ये पल्स जो होती है पेरिफेरल पल्स और एपिकल पल्स अपन असेस करते हैं। ठीक है, फुट तो नेक हैंड में लेते हैं पेरिफेरल पल्स करती है, और अगर मान लो हार्ट के एपेक्स ऑफ द हार्ट में लिया जाता है एपिकल पल्स कहला जाती है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है इट इज यूज कॉल्ड द पल्स डेफिसिट। उसको क्या बोलते हैं? पल्स डेफिसिट बोलते हैं। और पल्स असेस करने के लिए सबसे पहले एवरेज रीडिंग जो होती है 60 से 100 होती है, बीपीएम बीट्स पर मिनट होता है। ठीक है, रिदम होता है, वॉल्यूम होता है, ये चार चीजें होती हैं कि जिससे पल्स की रेगुलेटरी इरेगुलेटरी और उसके एबनॉर्मलिटी के बारे में पता चलता है। और इसको असेस किया जाता है पाल्पेशन और ऑस्कल्टेशन जो मेथड होते हैं उसके द्वारा। कि पाल्पेशन मतलब कि उसको छू कर जो किया जाता है दैट इज कॉल्ड पाल्पेशन, और ऑस्कल्टेशन मतलब सुनकर किया जाता है। जो सुनकर जो किया जाता है वो स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, और फीलिंग जो करते हैं वो 3 अंगुलियों के द्वारा करते हैं। उसके द्वारा रेट, रिदम और वॉल्यूम को अपन असेस करते हैं कि कितना रेट है, रेगुलर आ रही है, नहीं आ रही है पल्स, और कितना वॉल्यूम आ रहा है। जितना वॉल्यूम आएगा उसकी अच्छी पल्स अपन को शो होगी। अच्छा, अब बात करते हैं अपन इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इसमें। तो इसमें कुछ फैक्टर्स की बात करें तो इसमें एज होता है, सेक्स होता है। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग भी चेंजेस होते हैं पल्सेस में, कि बच्चों में पल्स ज़्यादा होती है, बड़ों में कम होती है। उसके अलावा मेल और फीमेल में बात करें तो आफ्टर प्यूबर्टी एवरेज मेल्स पल्स रेट इज स्लाइटली लोअर देन फीमेल। ठीक है, उसके अलावा इसके एक्सरसाइज अपन करेंगे तो पल्स इंक्रीज होगी, फीवर होगा तो पल्स इंक्रीज होगी, हीट अगर गर्म अपन को गर्म चीज़ों में गर्म जगह पे अपन हैं, अपन को फीवर वगैरह कुछ भी है तो वो इंक्रीज होगा। स्ट्रेस अपन लेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन की वजह से भी ये इंक्रीज होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेडिकेशंस की। कुछ मेडिकेशंस होते हैं जो पल्स को डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए काम में होती है। जैसे कार्डियक मेडिकेशन होती है डिगॉक्सिन, तो वो हार्ट रेट को डिक्रीज करने के लिए काम में ली जाती है, जैसे हार्ट फेलियर की कंडीशन में दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा डायूरेटिक्स होती हैं कुछ, एट्रोपिन होता है, पल्स को पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके और पल्स को इंक्रीज करने के लिए काम में लिया जाता है एट्रोपिन। प्रोपेनॉल बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जो पल्स को एक मेंटेन करने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को कमबत्ती करने के लिए ये काम में लिया जाता है। अब कुछ साइट्स की बात करेंगे कि पल्स की साइट्स कौन सी होती हैं। तो कैरोटिड होती है जो कि गर्दन के पास में, साइड ऑफ द नेक बिलो द ट्यूब ऑफ द ईयर, मतलब नेक के साइड में ये असेस किया जाता है, दोनों साइड में होती है कैरोटिड पल्स। ठीक है, टेम्पोरल पल्स की बात करें तो टेम्पोरल बोन के एरिया में जो अपना सिर फोरहेड होता है उसके साइड में ही टेम्पोरल बोन होती है, वहीं पे ये असेस किया जाता है। एपिकल पल्स की बात करें तो 4 to 5 जो इंटरकोस्टल स्पेस है वहीं पे मिड क्लेविकुलर लाइन पे ये एपिकल पल्स असेस किया जाती है। ठीक है, और ब्रेकियल की बात करेंगे तो ब्रेकियल एस्पेक्ट ऑफ द बाइसेप्स, बाइसेप मसल आप लोगों ने सुनेंगे हैंड में होती है, जो वहाँ पे असेस एंटिकोबाइटल फोसा, जो अपने एल्बो के पास में जो फोसा होता है वहीं पे ये ब्रेकियल पल्स शो होती है। रेडियल सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है, सबसे ज़्यादा असेस किया जाता है इनर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट में ये होती है। ठीक है, और ये रूटनली अपन असेस करते हैं 3 अंगुलियों के द्वारा। फिमोरल की बात करें तो इंग्वाइनल लिगामेंट इंग्वाइनल रीजन के अंदर, और ये बच्चों के अंदर मोस्ट ऑफ अपन असेस करते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़े से बच्चों में थोड़ी पल्स जो है असेस करने के लिए वो रेस्पॉन्स मतलब कि अपन को कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो अपन को फीमोरल पल्स असेस किया जाता है, और ये फीमोरल जो पल्स है वो इजीली आपको असेस हो जाएगी पॉपुलेटी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड का प्रेशर होता है तो वो फीमोरल पल्स के अंदर शो होगा। पॉपुलेटियल बिहाइंड द नी अपन को शो होगा। ठीक है, पोस्टीरियल टिबियल की बात करें तो मीडियल सपोर्ट होता है एंकल पे ये शो होगा, और डोर्सल पैडिस फुट पे शो होगी। ठीक है, ये कुछ साइट्स के कुछ डायग्राम्स भी हैं जहाँ पे बता रखा है कि कहाँ कहाँ आपको कौन कौन सी पल्स, ये टेम्पोरल आर्टरी होती है, ये कैरोटिड हो गई। ठीक है, ये ब्रेकियल पल्स हो गई हैंड में, ये रेडियल हो गई। ठीक है, उसके अलावा ये फीमोरल हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये पॉप्लेटियल हो गई नी के पीछे, और ये पोस्टीरियर टिबियल यहाँ पे एंकल के पास में, और डोर्सल पैडिस ये फुट के पास में यहाँ पे आपको शो होगी। तो ये कुछ साइट्स हैं, पल्स के पॉइंट्स हैं जहाँ पे अपन असेस करेंगे। और एक डायग्राम में ये भी बता रखा है, यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं कि वेव ऑफ द ब्लड का जब ब्लड का फ्लो जो हार्ट के द्वारा, जो आप लोगों को मैंने बताया कि ये हार्ट में राइट और लेफ्ट के अकॉर्डिंग, ये लेफ्ट कॉन्ट्रैक्शन से जब हार्ट पंप होता है तो अपन को ये सब चीज़ों जो जो साइट्स बताई हैं वहाँ पे वो शो होता है। समझ में आया? अब इसको मेथड क्या होता है इसको असेसमेंट का, तो मैंने आप लोगों को बताया कि मिडिल 3 फिंगर टिप्स होती हैं, उनको ही रख के वहाँ पे अपन असेस करते हैं, एक्सेप्ट
एपिकल पल्स को असेस करने के लिए स्टेथोस्कोप यूज करते हैं अपन, और असेस द पल्स फॉर द रेट, रिदम और वॉल्यूम और स्ट्रेस टू द आर्टेरियल वॉल का अपन पता लगाते हैं उससे। और ये बेस्ट साइट है रेडियल पल्स को असेस करने के लिए। ठीक है, नॉर्मल पल्स की बात करें तो 60 से 100 बीट्स पर मिनट होती है, और एवरेज में 72 टू 80 पर मिनट मानते हैं, और एवरेज में 60 टू 100 मानते हैं। तो 80 वो 72 पर मिनट होता है, 80 ही मान सकते हैं, बाकी हार्ट रेट जो होती है 72 पर मिनट्स होती है। ठीक है, और एवरेज में 60 टू 100 होता है। अगर 60 से नीचे आता है तो ब्रेडिकार्डिया कहलाता है, और अगर 100 से ऊपर जाता है तो वो टेकिकार्डिया कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये एब्नॉर्मल कंडीशन ऑफ द पल्स होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं कि पल्स के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी होता है कि पल्स कम ज़्यादा होता रहता है, उसके लिए भी अपन ये पल्स को एब्नॉर्मल टर्म्स के रूप में अपन, जैसे कि वाटर हैमर पल्स बोलते हैं, बाउंडिंग पल्स बोलते हैं, इस तरह से भी अपन इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन की बात करें तो एक्ट ऑफ ब्रीथिंग होता है, सांस लेना जिसको अपन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन, जिसमें कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। अब इसकी बात करें तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है वेंटिलेशन। ठीक है, जिसको मूवमेंट ऑफ द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स बोलते हैं। ठीक है, इसको वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन की वेरी डीप रैपिड रेस्पिरेशन होगा अगर हाइपर वेंटिलेशन होगा तो, और हाइपो वेंटिलेशन होगा तो वेरी सैलो रेस्पिरेशन होगा, बहुत ही धीरे धीरे वो रेस्पिरेशन करेगा। तो समझ गए हाइपर वेंटिलेशन और हाइपो वेंटिलेशन क्या होता है। देखिए, वेंटिलेशन का मीन्स हो गया कि एयर का इन और आउट होना। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा डीप होगा, और हाइपो वेंटिलेशन मतलब कि सैलो होगा, बहुत ही ज़्यादा धीमी गति से होगा। कुछ फैक्टर्स इसको भी रेस्पॉन्सिबल करते हैं, वो एज होता है, एक्सरसाइज होता है, मेडिकेशन होता है। तो जैसे अपन भागते हैं तो एज के अकॉर्डिंग भी ये चेंजेस होते हैं कि लंग की कैपेसिटी और लंग का इलास्टिसिटी सब इफेक्ट होता है, इसलिए एज भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस भी नार्कोटिक्स वगैरह डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट और डेथ को कर देते हैं। ठीक है, नशा जो करता है वो आदमी का रेस्पिरेशन रेट देखना कम रहेगा, उसका पल्स रेट भी कम चलेगा। स्ट्रेस के अंदर भी ऐसा होता है कि इमोशंस इंक्रीज हो जाते हैं, रेट एंड डेप्थ में, इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन। स्ट्रेस की कंडीशन में भी वो इंक्रीज हो जाता है, एक्सरसाइज के टाइम पे भी ये इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा एल्टीट्यूड, जब हाई हाइट पे अपन चढ़ते हैं तब भी ये डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन हायर एलिवेशन पे इंक्रीज हो जाती है। और जेंडर भी, मैन और वुमेन के अंदर भी इनमें डिफरेंस पाया जाता है कि मैन में हैव लोअर रेस्पिरेशन रेट देन द वुमेन, बिकॉज मैन नॉर्मली हैव लार्जर लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो लोअर रेस्पिरेशन रेट उनकी होती है। फीवर इंक्रीज करता है रेस्पिरेटरी रेट। अच्छा, असेसमेंट के लिए वही रेट, रिदम, रैप देखना है। और इसका दो मतलब तरीका होता है कि जो रेस्पिरेशन रेट है उसका नॉर्मल रेट होता है 16 से 20। कितना? 16 से 20, ये दिख रखा है यहाँ पे, 16 से 20 पर मिनट इसका रेस्पिरेशन रेट होता है। उसके अलावा अगर बात करें इसकी एब्नॉर्मलिटीज की, तो यूपनिया को तो होता है नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न बोलते हैं, इसको यूपनिया बोलते हैं, ये एक मेडिकल टर्म है। ठीक है, अगर ये कम होता है 16 से 20 में, 16 से कम होता है तो वो ब्रेडीपिनिया में जाता है, अगर ज़्यादा होता है तो वो टेकीपिनिया में जाता है, जिसको फास्ट ब्रीथिंग में। और एपनिया मतलब कंप्लीट सिजेशन होता है, एपनिया मतलब कि आदमी को सांस ही नहीं आ रहा है। तो ये कुछ टर्म्स भी हैं जो रेस्पिरेशन को इंडिकेट करती हैं। ये नॉर्मल अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो 30 से 80 न्यूबॉर्न के अंदर होता है। अर्ली चाइल्डहुड की बात करेंगे तो 20 से 40 पर मिनट होता है। ब्रीथ पर मिनट होता है इसमें। क्या होता है इसके अंदर? जो इसकी यूनिट होती है वो ब्रीथ पर मिनट होती है। ठीक है, और एडल्टहुड मेल के अंदर 14 टू 18 होता है, फीमेल के अंदर 16 टू 20 होता है। दीज आर द रेस्पिरेशन ऑफ द पर्सन। अब अपन डिस्कस करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। तो सबने सुना होगा बीपी, ब्लड प्रेशर को शॉर्ट नेम बीपी होता है। तो बीपी क्या होता है? तो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। ठीक है, मतलब कि प्रेशर अपना बॉडी के अंदर, जैसे कि अपने हार्ट ने अपना ब्लड पंप किया, पंप करने के बाद में आर्टरीज में जो प्रेशर बनता है वही ब्लड प्रेशर कहलाता है। इसको नापने की जो इकाई होती है वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी, mmOf Hg में ही नापा जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmOf Hg होता है, और 120/80 mmOf Hg कब होता है? कि जब
जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है फर्स्ट टाइम में जो प्रेशर पड़ता है तो वो होता है 120 mm सिस्टोलिक प्रेशर जिसको बोलते हैं, और जब वो रिलैक्स होता है तब जो प्रेशर होता है वो 80 mmHg होता है। समझ गए? तो ये इसका नॉर्मल रेंज होता है पीपी का 120/80। और जैसे कि इसको बोलते हैं कि जो 120 क्या है, इसमें 120 इज द सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mmHg। तो द मैक्सिमम ऑफ द प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल फॉलोइंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और ये कब होता है? जब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के टाइम पे डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो उस टाइम पे जो प्रेशर होता है पीक होता है तो वो 120 mmHg होता है, जब लास्ट में होता है तो वो 180 mmHg होता है। अब इसकी बात करें तो 140/90, मतलब कि ये वेरी करता है। एवरेज रेंज 120/80 हो गया, लेकिन ये वेरी करता है। अगर 140 से ऊपर अगर है तो वो आ जाता है हाइपरटेंशन। क्या आ जाता है? हाइपरटेंशन। और अगर बाय द वे 90 mmHg से लो रहता है तो वो आ जाता है हाइपोटेंशन। क्या आ जाता है? हाइपोटेंशन। तो बीपी 120/80 mmHg। और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो होता है सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं जब वो रिलैक्सेशन की कंडीशन में होता है। अब बात करते हैं कि बीपी को मेजर कैसे किया जाता है। तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, स्पिग्नोमेनोमीटर बोलते हैं उसको, वो आपने देखा भी होगा। ठीक है, स्पिग्नोमेनोमीटर। और स्टेथोस्कोप अपन को नीड पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए एवरेज आपको बता ही दिया है। असेसमेंट के लिए अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले अपन इसको मेजर करने के लिए बीपी कप को बांधना पड़ता है। आर्म में बांध सकते हैं, थाई में बांध सकते हैं। ठीक है, तो जो बीपी कप अपन जब भी बांधेंगे तो ध्यान रखें उसके अंदर एक ट्यूबिंग होती है जो कनेक्ट होती है, तो वो ट्यूबिंग का जो सिरा है वो कुबेटल फोसा के बिल्कुल सीध में होना चाहिए। ठीक है, और वहां पे अपन स्टेथोस्कोप प्लेस करके एंटीकुबेटल स्पेस में रखेंगे और एक पंप करेंगे। पंप करने पे क्या होगा कि जो मरकरी है वो ऊपर बढ़ेगा। जो ऊपर बढ़ने के बाद में जब एक कंडीशन ऐसा आएगा कि आपका पल्स जो आपको फील हो रहा था वो बंद हो जाएगा, मतलब उसकी आवाज आना बंद होगा, तब आप उसको वापस धीरे धीरे एयर रिलीज करेंगे। तो नीचे जब आएगा, जब नीचे वो मरकरी आएगा तो उस पॉइंट पे जहां पे भी आपको वो पल्स के धक धक सुनाई देगा वहीं पे ही वो उसका सिस्टोलिक रीडिंग होगा। और जहां पे नीचे वो धक धक सुनाई देने के बाद में जब वो जो आपको बीप सुनाई दे रही है वो डिसअपियर होगी तो वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होगा। ठीक है, तो बीपी कप को कहाँ कहाँ बांध सकते हैं? थाई पे बांध सकते हैं, हैंड पे बांध सकते हैं, हैंड के मतलब कि आर्म पे बांध सकते हैं, और वहां पे अपन नाप सकते हैं भी। और पल्स प्रेशर होता है कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का जो डिफरेंस जो होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? पल्स प्रेशर बोलेंगे। समझ में आया? तो ये होता है बीपी। इसको भी इफेक्ट करता है, तो इसको बहुत सारी चीजें इफेक्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर को फीवर, स्ट्रेस, आर्टरीस्क्लेरोसिस, मतलब कि आर्टरीज के अंदर जमा होना किसी भी चीज का, डिपोजिशन ऑफ द फैट हो। ठीक है, और और भी बहुत सारी चीजें, कुछ भी मतलब कि आर्टरीज की वाल का थिकनेस होना वो भी कहलाता है इसको। एक्सपोजर ऑफ कोल्ड, ओबेसिटी, हीमोरेज, लो हीमोटोक्रेट लेवल हो, एक्सटर्नल हीट हो, ये सब अफेक्ट करता है ब्लड प्रेशर को। ठीक है, साइट्स ऑफ मेजरिंग के लिए आपको बताया मैंने, अपर आर्म होता है, थाई होता है, फोर आर्म होता है, लेग। ठीक है, यहाँ पे अपन इसको असेसमेंट कर सकते हैं जिसको बीपी कप बांधा जाता है जो साइड से। अगर 3 बार में ज़्यादा आता है बीपी नापने पे तो वो हाइपरटेंशन कहलाता है। अगर बाय द वे नॉर्मल रेंज से कम आता है तो वो हाइपोटेंशन कहलाता है। वो मैंने आपको बताया, इसका रेंज होता है 140/90 होता है। इससे अबव जाता है तो वो हाइपोटेंशन के रिस्क में आता है, और अगर ये इससे नीचे जाता है तो वो हाइपोटेंशन हो जाता है। तो हाइपरटेंशन 140 से अबव। और हाइपरटेंशन भी 2 टाइप का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये आप मेडिकल सर्जिकल में पढ़ेंगे। ठीक है, असेसिंग ब्लड प्रेशर की बात करते हो तो हेमोडायनेमिक स्टेटस का पता लगाने के लिए भी अपन इस चीज़ का पता लगाते हैं कि पेशेंट का हेमोडायनेमिक स्टेटस क्या है। ठीक है, और मॉनिटर चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन ये असेस करते हैं। इस तरह से बीपी का इंस्ट्रूमेंट बांधा जाता है। ये अपर आर्म के अंदर बांधा हुआ है और ये स्टेप लगा के असेस कर रहे हैं यहाँ पे ये पल्स। ठीक है, इधर से ये बैलून होता है जिसको ये पंप कर रहे हैं। जब ये पंप करते हैं तो जो स्पिग्नोमेनोमीटर है उसमें वो रीडिंग बढ़ता है, मतलब मरकरी
बढ़ता है और फिर एक जगह पे वो डिसअपियर होगा, तो फिर अपन धीरे धीरे उसका एयर रिलीज करेंगे, नीचे जब आएगा तो अपन को पल्स असेस होगा, तो वो कहलाएगा सिस्टोलिक प्रेशर। एक ये दूसरा टाइप का भी होता है जिसमें कि मरकरी नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे रीडिंग्स होती हैं और यहाँ से बैलून से हवा भर के और उसको अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग होते हैं। ये स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप। ठीक है, सब जानते होंगे इसको। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं कि जैसे ये होते हैं, इनको ईयर पीस बोलते हैं, जो दोनों इनको बोलते हैं बाइन्यूरल्स बोलते हैं। ये प्लास्टिक रबर को ट्यूबिंग बोलते हैं। और इधर ये असेस करने के जो मेन चीज है, ये बेल होता है ऊपर का, नीचे जो रखने का होता है इसको चेस्ट पीस या डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है, ये होता है स्टेथोस्कोप। अच्छा, ये ध्यान रखें हमेशा जब भी कभी अपन जब बीपी मेजर करते हैं तो कैफीन, स्मोक्ड, इंजेस्टेड कुछ भी ऐसा हो तो उससे 10-30 मिनट पहले कुछ नहीं लेना चाहिए आदमी को जब बीपी मेजर करवाना, ताकि वो बीपी जो रीडिंग है वो सही आए। और पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, लाइंग, सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में बीपी वेरी करता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, और कभी भी ध्यान रखना जो भी स्पिक्नोमैनोमीटर जब भी अपन मेजर करेंगे तो उसको एक लेवल में ही रखना है, लेवल ऑफ द हार्ट। ये नहीं कि वो ऊपर नीचे होना चाहिए। और ये देख लो 2.5 सेंटीमीटर अबव द एंटीकुबेटल स्पेस, मतलब कि अपना जो आर्म है उसमें एल्बो जो है उससे कुबेटल फोर्सेस जस्ट थोड़ा सा ऊपर 2.5 सेंटीमीटर अबव उसके बांधना है इसको। रेडियल पल्स को पल्स अपन असेस करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे कफ को। और ये कभी भी लॉन्गर टाइम तक नहीं बांध के रखना है, वरना तो रीडिंग में डिफरेंसेस आते हैं। हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ को। और इन्फ्लेट करें तो 30 mg हायर देन एस्टिमेटेड सिस्टोलिक प्रेशर, जैसे 120 है उससे 30-40 mg तक अपना एक्स्ट्रा उसको कर सकते हैं इन्फ्लेट। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही अपन उसको मैनेज करते हैं, उसके बाद में डिफ्लेट करते हैं और डिफ्लेट करने के बाद में अपन को रीडिंग मिल जाता है अपना सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का। जो फर्स्ट में पल्स हियर्ड होती है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, सेकंड में जो होती है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जहाँ पे वो मतलब कि फील नहीं होती है, मफल टाइप से होने लग जाती है। ठीक है, रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना है, डिफ्लेट करना है और क्लियर ईयर पीस वगैरह सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, इन सबको क्लीन करना चाहिए और रिटर्न करना चाहिए ऑल इक्विपमेंट्स को। और हमेशा रीडिंग को नोट करना चाहिए, जिस भी वे के अंदर आपका जो टीपीआर चार्ट वगैरह है उसके अंदर टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी चार्ट है, उसके अंदर वो चार्ट करें और सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर उस तरीके से मेंटेन करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड? आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा ये। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब द महाकाल ग्रुप ऑफ नर्सिंग चैनल। धन्यवाद।